मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, मैं विपुल कुमार पांडे विपुल मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। वैसे तो मैं हमेशा लाइव क्लास ही लेता हूं, लेकिन अब क्योंकि आप एक निश्चित समय पर आप उपलब्ध नहीं रहते और लाइव क्लास का डिस्कशन नहीं हो पाता, इसलिए मेरा यह विचार है कि आप लोगों को एक रिकॉर्डिंग क्लास दी जाए जिसमें सीधी बात की जाए, नो बकवास। मतलब प्रश्न जो परीक्षा में आए और सीधी बात, नो बकवास। यहाँ बकवास करने यानी इधर उधर की बातें नहीं होंगी, क्योंकि हमारा जो यूपी पॉलिटेक्निक परीक्षा है, सीबीटी एग्जाम, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी एग्जाम, नई परीक्षा तिथि घोषित हो चुकी है। 13 जून से 20 जून के बीच में ये पेपर होगा, जिसका जिस दिन तिथि होगा एडमिट कार्ड निकल रहा है, आप एडमिट कार्ड चेक कर सकते हैं। और खास तौर से गणित की तैयारी के लिए हम आपके लिए प्रतिदिन शाम को 4 बजे, ये देखिए जो ये क्लास 1 दिख रही है, आज की हमारी क्लास है, और शाम 4 बजे, शाम को 4 बजे करेक्ट आपको एक वीडियो मिल जाएगा। 1.5 से घंटे 1 घंटे जो भी है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ाता हूँ, आराम से धीरे धीरे चीज़ों को समझाते हुए आगे बढ़ता हूँ, इसलिए अगर वीडियो लंबा भी होता है तो कोई दुख नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या है, वीडियो की स्पीड बढ़ा दीजिए, 1.5 गुना कर दीजिए, 2 गुना कर दीजिए, आपकी दिक्कत आसान हो जाएगी। जो बच्चे ज़्यादा तेज तर्राक हैं, जिनको ज़्यादा समझ में आता है, अच्छे से समझ में आता है, वो उसके स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्पेशल 30 क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए हैं और बेहतरीन क्वेश्चन हैं, अदर एग्जाम में भी आए हुए हैं, उनको ही हम लेंगे 2024 एंट्रेंस एग्जाम यूपी पॉलिटेक्निक। ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है आपकी, और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। चलिए पहले प्रश्न पढ़ते हैं। 5 व्यक्ति सामाजिक कार्य करने में क्रमशः 10, 7, 3, 20 और 15 घंटे का समय लेते हैं। समयों का माध्य बताइए। देखिए यहाँ ये कहने का मतलब ही नहीं था, पहला क्वेश्चन था, और ये कहने का मतलब ही नहीं था ये समय हो या नंबर हो, कोई मतलब नहीं है। माध्य मतलब होता है औसत, और औसत क्या होता है, दी गई संख्याओं का योग बटे उनकी संख्या। लेकिन बेटा हम योग नहीं करने जा रहे हैं, हम आपको एक अच्छा तरीका बताएंगे जिससे आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 10, 7, 13, 20 और 15 का आपको क्या बताना है, औसत बताना है। तो इन्हीं में से किसी एक को हम क्या करें, औसत मान लेते हैं। थोड़ी देर के लिए हम 13 मान लेते हैं, 13 को ही औसत मान लेते हैं। ठीक है बेटा, 13 को हम क्या करते हैं, औसत मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। अब ध्यान दीजिएगा, 13 से 13 कितना ज्यादा है, 0 ज्यादा है। 13 से 20 कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा है, तो यानी ज्यादा है तो प्लस करेंगे और कम है तो माइनस करेंगे। ये कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है। 13 से 7 कितना पीछे है, -6, ठीक है। और 10 कितना पीछे है भाई, -3 ज्यादा कम है। तो यहाँ से माइनस वाले जुड़ जाएंगे, -9 आ जाएगा, और 7 और 2 9 +9 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों को अगर जोड़ेंगे तो 0 ही आ जाएगा। अगर यहाँ से 0 मिल रहा है, घटाने पे 0 मिल रहा है, तो जो आपने माना है वही क्या हो जाएगा, आपका औसत हो जाएगा, अभिष्ट औसत हो जाएगा, वही आपका अभिष्ट माध्य हो जाएगा। यानी इसका औसत कितना आ जाएगा भाई, 13। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। आशा करता हूं बातें आपको समझ में आ रही हैं। जहां नहीं समझ में आए आप कमेंट कीजिएगा, मैं बाद में क्लास के बाद मैं इसको देख लूंगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, यदि 52 आदमी एक काम को 35 दिन में पूरा कर सकते हैं तो 28 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। जब बात कही जाए काम को न बदला जाए, तो आप ध्यान दीजिएगा, जितने आदमी थे, पहले कितने आदमी थे, सांभा कितने आदमी थे, तो 52 आदमी कितने दिन में पूरा करते थे, 35 दिन में पूरा करते थे। 35 दिन, दोनों का गुणा कर दीजिए, 35 दिन बराबर। इसके बाद 28 आदमी करना था, यानी 28 आदमी लग जाएंगे,
28 आदमी, मान लीजिए x दिन में पूरा करेंगे। कितने दिन नहीं पता है तो x दिन, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब कटापिटी मचाएंगे। कैसे, हाँ कैसे कटेंगे, देखिए 7 से काट दीजिए, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 4 से काट दीजिए, 4 एक कम 4, 4 तिहाई 12, 13 पचे 65, 65 आ जाएगा x दिन, यानी x का मान आ जाएगा 65 दिन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 65 दिन। 65 दिन ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसका सही जवाब बन जाएगा 65 दिन। ओके, अगले क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, थियरी को भी हम धीरे धीरे समझते चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, अच्छा तीसरे क्वेश्चन से पहले हम आपको कुछ थियरी बता दें, तो इससे पहले ही आपको बता देते हैं, इस क्लास का पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आपको अभी हम बता देंगे। सबसे पहले हम समझें कि कोई त्रिभुज है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ए बी और सी। त्रिभुज के तीनों शीर्ष मान लीजिए दिया गया है x1 कामा y1 और x2 कामा y2, और ये दिया गया है x3 कामा y3। अगर आपसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो क्या लिखेंगे, 1/2 कोष्टक में x1 से शुरू करेंगे, तो x1 अगर लिखेंगे, अगर x1 लिखेंगे तो y1 को टच भी नहीं करेंगे, y2 माइनस y3 करेंगे, y2 माइनस y3 कोष्टक बंद। जब x2 को लिखेंगे तो x2 का साथ कौन है, y2 है, तो y2 को नहीं लेंगे, y3 माइनस y1 करेंगे। क्या करेंगे, y3 माइनस y1 करेंगे। और प्लस जब x3 लिखेंगे तो किसको नहीं लिखेंगे, y3 को, y1 माइनस y2 करेंगे, y1 माइनस y2। मतलब अपने साथ में जो है उसके साथ नहीं घटेगा, x3 लेंगे तो यहाँ पे y3 कहीं नहीं आएगा, ठीक है, क्रम से याद रखिएगा। हाँ, अब यहाँ बात आती है नोटेड पॉइंट की। नोटेड पॉइंट क्या है हमारा, कि अगर कोई बच्चा कह दे या क्वेश्चन में कह दिया जाए, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो इसका क्या अर्थ है, ए बी और सी एक ही रेखा पर होंगे, ए बी और सी एक ही रेखा पर होंगे। किस रेखा पर होंगे, एक ही रेखा पर होंगे। एक ही रेखा पर होने का मतलब क्या होगा, एक ही रेखा पर होने का क्या मतलब है, अर्थात ये संरेख होंगे। संरेख का मतलब है एक ही रेखा पर होना, ठीक है। हाँ, मैं पूरा डिस्क्रिप्शन आपको तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, पूरा बैच जो है वो चल चुका है, यूपी पॉलिटेक्निक का बैच हम पढ़ा चुके हैं, उसमें सारी चीज़ें सिखाए हैं। परंतु फिर भी साथ साथ अगर आपने नहीं पढ़ा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे आपको थियरी इसका समझा दिया कि अगर त्रिभुज के 3 शीर्ष आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हों, इनके निर्देशांक दिए गए हों, तो उसका क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। और यदि क्षेत्रफल 0 है तो इसके शीर्ष जो होंगे ए बी सी एक ही रेखा पर होंगे, अर्थात संरेख होंगे। और संरेख होने का क्या तात्पर्य है, ये भी समझ लिया जाए। संरेख होने का तात्पर्य क्या है बेटा, कि ये जैसे एक ही रेखा हो गई तो इस पर 3 बिंदु ए बी सी आ जाएंगे, तो ये त्रिभुज बनाएंगे ही नहीं, अर्थात ये त्रिभुज बनाएंगे ही नहीं, या फिर एक ही रेखा पर होंगे, यही तात्पर्य है इसका। ओके, अब आते हैं सवाल पे, के किस मान के लिए ये तीनों जो बिंदु दिए गए हैं वो संरेख हैं। तो वही काम करते हैं, ए का कितना दिया गया है 2,3, बी कितना दिया गया है 4, और सी कितना दिया गया है आपका 6, -3। ओके, हाँ, तो अगर हम देखें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ एक शब्द इस्तेमाल किया गया है संरेख, अर्थात संरेख तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। चलिए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा क्या, जब 2 लिखेंगे तो ब्रैकेट के अंदर, चलिए ये ब्रैकेट ना लगा के इसको लिखते हैं, के -3, तो के माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस अगर 4 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, -3 और ये -3 घटाते हैं ना, इसलिए -3। चलिए, प्लस 6 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 - के, और बराबर में क्या आ जाएगा 0।
सोच रहे होंगे इतना लंबा कौन सॉल्व करने जाएगा, बहुत आसान है भाई, एक बार मल्टीप्लाई करके देखिए। 2k प्लस 6 माइनस और ये -3 और -3 -6 और 4 के साथ गुणा होगा 24 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अच्छा 6 त्रिक 18 और -6k बराबर 0। अगर 2k में से 6k निकल जाता है तो कितना आ जाएगा, -4k। और ये 24 18 और 6 24 0 हो गया, 0 हो गया। 4k बराबर 0 हो गया, यानी k बराबर क्या आ गया आपका 0। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सही जवाब आपका मिल जाएगा k बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूं हर एक सवाल आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। फिर भी अगर दिक्कत हो रही है तो बताइएगा जरूर। ये तीसरा क्वेश्चन है शायद, नहीं चौथा, चौथा क्वेश्चन है। हाँ 8 cot थीटा इजकल टू 15, यानी 8 cot थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, चलिए इधर लिखते हैं। 8 cot थीटा की वैल्यू आपके सामने क्या रिप्रेजेंट है, 15। अर्थात अगर cot थीटा की वैल्यू आपसे कोई पूछे तो आप 15/8 कह सकते हैं। अगर जरूरत पड़ी तो आते हैं 2 + 2 साइन थीटा, अगर हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो 1 + साइन थीटा मिलेगा और 1 माइनस साइन। हाँ भाई, और ये बटे का चिन्ह है यानी टोटल बटे 1 + कॉस थीटा, और यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिए फिर से तो 1 माइनस कॉस थीटा। क्यों, सही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा 1 + कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, कहाँ से हो रहा है बेटा, क्योंकि a² - b² का फार्मूला होता है, एक ब्रैकेट में a + b, दूसरे ब्रैकेट में a-। मैं समझ रहा हूँ आपको सारी बातें पकड़ में आ रही हैं। एक बार ऐड हुआ है, एक बार सब्सट्रैक्ट हुआ है, देखिए एक बार ऐड हुआ है, एक बार सब्सट्रैक्ट हुआ है, तो उसको a² - b² हम लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस, ऐसे नीचे भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। याद हो अगर आपको तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। और कॉट की वैल्यू हम 15/8 यानी 15/8 निकाल चुके हैं, यानी 15/8 का स्क्वायर फुल स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर 225 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। 225/64, ऑप्शन नंबर बी। आपको बोर्ड भरा भरा दिखाई देता है क्योंकि मैं हर एक बार समझा के चलता हूँ। मैं पहले से ही 2 कॉमन लेके और वहाँ नीचे 2 कॉमन लेके काट के 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर थीटा यानी 215/8 का स्क्वायर करके डायरेक्ट कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं करना है ना, मुझे आपको सारी बात समझानी है, इसलिए मैं हर एक बात स्पष्ट रूप से बताता चलता हूँ। अगर किसी को दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं बाद में कमेंट को देखकर अगली क्लास में ज़रूर उस कमेंट को शामिल करूंगा। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ 88 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बेलन के आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। चलिए, बेलन कैसा होता है, बहुत बेलन से मार खाए हैं, आज बेलन बना के देखते हैं, ठीक है। बेलन कुछ ऐसा ही होता है भाई, लंबवृत्तीय बेलन अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही होता है, ऊंचाई हो गई। हाँ, अब बात करते हैं, कहें क्या, इसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं है, ये ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है और मतलब एच का मान आपके सामने कितना है 14 से, और आर बेलन का व्यास पूछा जा रहा है, मतलब 2r का मान आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। क्षेत्रफल आपके सामने दिया गया है, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr h, और ये आपके सामने 88 दिया गया।
अब ध्यान से समझिए बस। 2 पाई का मान 22/7, आर का मान नहीं जानते, एच का मान 14 बराबर 88। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में हमेशा ये होता है कब 22/7 रखें, कब 3.14 रखें। जब यहाँ 7 से कटने वाली कोई संख्या दिखे आपको तो हमेशा 22/7 रखें, और कटने वाली न दिखे तो आप हमेशा 3.14 रखें या 314/100 लिखना। 7 दूना 14, 22 चौक 88, ठीक है। और 4 से 4 काट, आर बराबर कितना आ गया 1, यानी 2r बराबर कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। मैं बोर्ड से हट जाता हूं क्योंकि अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 के बाद आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई नहीं, हम लोग निकाल लेंगे। पहले तो हम शंकु को देखते हैं। एक शंकु की ऊंचाई कैसी है, एक शंकु की ऊंचाई बेटा क्या है जरा देखिए। एक शंकु बना लेते हैं और इसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 12 है। थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे दिखाई दे। कितना है, ऊंचाई 16 है, जो ये एच है, और यहाँ से जो आधार की त्रिज्या है आर, वो एच का मान आपके सामने 16 दिया गया है और आर का मान आपके सामने आधार की त्रिज्या 12 दिया गया। अगर ये ध्यान दीजिए कि त्रिज्या ये 12 है और ये 16 है, तो ये देखिए 6 का दुगुना है और वो ये 3 का 4 गुना है, 3 गुना 4। अब देखिए निकालने का हमारा अपना तरीका है, और यहाँ 16 को 4 गुना 4 किए हैं। तो आप जानते हैं अगर यहाँ 3 है यहाँ 4 है तो यहाँ पक्का है 5 होगा। यहाँ 4 का गुणा हुआ है, यहाँ 4 का गुणा हुआ है, तो पक्का यहाँ 4 का भी गुणा हुआ होगा, अर्थात 5 चौके 20। ये यल का मान आ गया। मेरा निकालने का तरीका अपना है, पाइथागोरस थ्योरम की अपनी कहानी है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। अगर आप देखें 1/3 पाई का मान, शंकु है ना भाई, हाँ, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7 रखें, क्या रखें देखते हैं। आर का मान कितना है 12 है, और एच का मान कितना है, एच का मान बताइए जल्दी से। एच का मान है 16, और तो 7 से कटने वाले कोई नहीं है, तो 314/100 लिख सकते हैं। 314 भाई हम गलत कर रहे हैं, शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है, सरफेस एरिया होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई का मान 3.14 या 314/100 लिख सकते हैं, और आर का मान आपका 12 है, और एल का मान आपका 5 चौके 20 है। अच्छा, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 20 पंजे 100, 5 बार में कट गया, 12 चौक 48, 12 एक का 12 और 4 16, 12 तिहाई 36 और 1 37 बटे 5, 5 सते 35, 2 आया, 5 25, 5 तिहाई 15 और 5 छंगे 30, 553.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट जवाब होगा। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ, उसके बाद फिर से क्लास स्टार्ट आपकी करते हैं। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। p⁴ का गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है आपको, और एक व्यवस्थित रूप में। चलिए देखते हैं। p⁴ -81 को क्या लिख सकते हैं, 3 के घाते 4। चलिए इसको और तोड़ते हैं।
इसको लिखते हैं पी स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, और इसको लिखते हैं टी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा, अब दुनिया वाले ये बात जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये बात कोरिया का या कनाडा का बच्चा भी जानता है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी इसका फार्मूला होता है। तो ये इंडियन स्टूडेंट तो जरूर जानते होंगे। एक डिब्बा में क्या करेंगे, जोड़ देंगे 3 का स्क्वायर, और एक डिब्बा में घटा देंगे, ठीक है। ऐसे ही लिख देते। यहाँ प्लस वाले के लिए तो कोई फार्मूला अप्लाई हो नहीं रहा है, यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 लिख देंगे, और इसके लिए क्या करेंगे, फिर से यही फार्मूला अप्लाई कर देंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो एक डिब्बे में ऐड कर देंगे, मीन्स पी प्लस 3, और दूसरे डिब्बे में पी माइनस 3 कर देंगे, और देखते हैं इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी में सही तरीके से दिया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 1/, तो मैं सही तरीके से लिख देता हूँ, x प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 2 इज इक्वल टू 2/x प्लस 10। देखिए, ये रिकॉर्डेड भले क्वेश्चन है, लेकिन हमको करना क्या है, जब भी हमें क्वेश्चन यहाँ दिखता है, वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, अपने से सॉल्व करिए, फिर उसके बाद वीडियो को ऑन। अगर आपकी तैयारी परफेक्ट है तो, और नहीं है तो आप सीखिए। 30 क्वेश्चन की तैयारी तो आपकी हम करा ही दे रहे हैं। यहाँ भिन्न की तरह एक गुणा करिए, एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 1, और नीचे का नीचे करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 बराबर 2/x प्लस 10। गुणा करना आशा करता हूँ समझ में आता है आपको। x कितना आ जाएगा, 2x, 2 और 1 3 आ जाएगा, और इसमें ये x प्लस 10 का गुणा कर देंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, और इसमें 2 से गुणा कर, ठीक है, तिरछा गुणा, जिसको तिर्यक गुणा कहते हैं। अब यहाँ गुणा करिए, 2x स्क्वायर, और यहाँ 20x प्लस 3x प्लस 30 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। ओके, देखिए अब कटा पीटी शुरू करिए, काटना शुरू करिए। 2x स्क्वायर कट जाएगा, 30 और 3 23, 23 में से 6 गए 17, इधर से आएगा ना 17x, और 30 उधर जाएगा तो 30 में से 4 घटेगा तो कितना आएगा, 30 में से 4 घटेगा, जल्दी से बताइए, 30 में से 4 घटेगा तो 26 आएगा, लेकिन 26 अब माइनस में आएगा, एक्स का मान -26/17, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। 8 था कि 9, हाँ 9 क्वेश्चन पर आज का। यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटा दिया जाए तो 72 प्राप्त होगा। चलिए इसको दो तरीके से मैं आपको समझाता हूँ, क्योंकि बच्चे अलग अलग तरीके से करते हैं और उनको समझना जरूरी, तो बेसिक से बताएंगे। देखिए, मैथ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपके पॉलिटेक्निक एग्जाम का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन भी आपके यहीं से आते हैं, मैथ से ही आते हैं। तो मैथ को अनदेखा आप नहीं कर सकते, गणित को अनदेखा नहीं कर सकते। अब पॉलिटेक्निक ही एग्जाम में नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर गणित को आपने अनदेखा किया तो गणित ने आपको देखना बंद कर दिया। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, परिश्रम आपको करना ही पड़ेगा, मेहनत करना ही पड़ेगा, अगर आपको अच्छे सरकारी कॉलेज आपको पॉलिटेक्निक एग्जाम में लेने हैं तो। अच्छा, आपको ऑनलाइन फील्ड में तो मैं अभी इधर कह सकते हैं कि 2 ही 4 वीडियो आपके इस प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, परंतु ऑफलाइन में मेरा अनुभव जो है वो लगभग 14 सालों, 2010 से मैं लगातार पढ़ा रहा हूँ, और मेरे बच्चे यूपी पॉलिटेक्निक में 11वां स्थान, 15वां स्थान, 21वां स्थान, 23वां स्थान ला चुके हैं, ठीक है। कहेंगे तो फोटो चिपका देंगे, लेकिन ये मेरी काबिलियत नहीं है, ये काबिलियत मेरे बच्चों की है, ठीक है। कि ऐसा आप बता रहे हैं सर, तो इसका मतलब अपना भौकाल टाइट कर रहे हैं, भौकाल बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। जो कुछ भी हैं आप हैं, और आपसे ही हम हैं।
इसके दो तरीके बताते हैं। यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो 72 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है? मैं बच्चों से कहता हूं जो प्रश्न में पूछा जाए वही मान लिया करिए। माना वह संख्या, मेरी उंगली में चोट लगी हुई है लेकिन मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मार्कर पेन जो है वो पकड़ नहीं पा रहा, लेकिन पढ़ाना है तो पढ़ाना में कोई दो राय नहीं। माना वह संख्या x है, अगर x में से x का 2/5 घटा दिया जाए तो क्या मिलता है? 72 मिलता है। तो ये हो जाएगा 5 का गुणा इसमें कर देंगे 5x, और का मीन्स भी गुणा होता है 2x, माइनस करके बटे 5 बराबर क्या हो जाएगा? 72। 5x में से 2x घटेगा तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा, और ये जो नीचे 5 है वो यहाँ गुणा हो जाएगा, यानी 72 गुना 5। 3 से अगर काटें, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, यानी x बराबर 24, 24 पंचे 120। इसका सही जवाब होगा 120, ऑप्शन नंबर बी। आपके बेसिक तरीके से हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा एक कदम आगे सोचते हैं, एक कदम आगे सोचते हैं। इसी क्वेश्चन को चार्ट फॉर्म में करने का प्रयास कर। हर एक क्वेश्चन के अपने अपने तरीके होते हैं, तरीकों को आपको समझना पड़ता है और कुछ नहीं। किसी संख्या से उस संख्या का 2/5, अब देखिए संख्या का 2/5, अगर 2/5 कह रहे हैं अर्थात 5 का दूसरा भाग, अगर संख्या 5 है तो उसका 2 भाग हटा देना है। ध्यान से समझिए, अगर ये आपकी संख्या हो गई और 5 आपकी संख्या हो गई तो ये घटाना है, हटाना है, तो 5 में से 2 घटा देंगे तो बचेगा कितना? बचेगा आपका 3। 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, और वही 3 की वैल्यू आपके पास 72 दिया गया है। 3 की वैल्यू आपके सामने 72 दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है संख्या, संख्या मतलब 5, 5 की वैल्यू आपसे जा रही है। जिसकी वैल्यू पूछी जाती है उससे गुणा करेंगे, और जिसकी वैल्यू दी रहती है उससे हम अभिष्ट संख्या आ जाएगी 24, 24 पंचे 120। ऑप्शन तो टिक किए हैं पहले। आशा करता हूं कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी, परफेक्टली समझ में आए होगी। परफेक्टली का मतलब समझ। 10वां क्वेश्चन आज के श्रृंखला का। मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया जाता है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया। अब बच्चे ही हैं, खेल रहे हैं, पहले तो शंकु बनाए थे और फिर उसी शंकु को उन्होंने बदल के क्या कर दिया? एक गोला बना दिया। तो गोले की त्रिज्या बताइए। अब देखिए, शंकु बनाया पहले बच्चे ने, शंकु बना देते हैं हम भी, और फिर उसके बाद उसने गोला बना दिया। ठीक है, ये उसने शंकु बनाया, ऐसा ही होता है, उसकी ऊंचाई ये है, और फिर उसके बाद उसने गोला बना दिया, जो भी है गोला बना दिया। अब ये कह रहे हैं कि मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है और इसकी त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r है, और इसकी त्रिज्या हम कैपिटल R मान ले रहे हैं। जब किसी एक चीज को दूसरी चीज में बनाया जाता है यानी बदला जाता है तो उसका क्या बराबर होता है? आयतन। दोनों का आयतन क्या होता है? बराबर होता है। आयतन, शंकु का आयतन और गोले का आयतन दोनों आपस में बराबर होगा, और यही क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट भाग। आयतन क्या होता है इसका? शंकु का आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, और उसका होता है 4/3 पाई r क्यूब। ओके, अगर बच्चों को फार्मूला पता हो तब। गोले के लिए है तो 3 से 3 काट देते हैं, पाई से पाई काट दीजिए। ठीक है, आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब यहाँ कितना आर दिया है? 6, यानी 6 को 2 बार गुणा करना है, 6 गुना 6, और ऊंचाई 24 दिया गया है, बराबर गुणित 24 बराबर 4r क्यूब। 4 से काट दीजिए, 4 छंगे 24, 6 3 बार आया है, इसका मतलब 6 का क्यूब बराबर r का क्यूब, और r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो। समझ में आ रहा है? पढ़ते हैं आगे। 11वें क्वेश्चन पे आते हैं आज का।
आज का ये 11वां क्वेश्चन है, आज का ये 11वां। समीकरण ax² प्लस bx के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं, यदि व्युत्क्रम होंगे तो क्या होगा। तो ध्यान से समझिए कि ax² प्लस bx बराबर 0 के मूल अगर हम अल्फा और बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की अगर बात करें तो माइनस बी बटा ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। लेकिन प्रश्न में दिया गया है कि एक मूल दूसरे मूल का व्युत्क्रम है, मतलब बीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 1/अल्फा। बीटा क्या है, दूसरा वाला जो है वो पहले वाले का उल्टा है, व्युत्क्रम है। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या दिया गया है, सी बटा ए, और इससे गुणा करेंगे तो ए बराबर आपका क्या मिल जाएगा, ए बराबर सी। मैं तो देख कर ही डायरेक्ट बता सकता था, लेकिन पूरी बात आपको समझानी थी बेटा, मुझे समझा के आगे बढ़ना था, न कि आपको, हाँ ए बराबर सी, न कि आपको केवल और केवल आंसर बताने का। पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें क्वेश्चन पे आते हैं। x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, x-1 इस बहुपद का एक गुणनखंड है, तो k का मान बताइए। देखिए, कोई एक गुणनखंड या कोई एक मान किसी दूसरे बहुपद को संतुष्ट करता है, बहुपद को संतुष्ट करता है, तो यहां से x का मान उठाइए और इस बहुपद में रख दीजिए, तो उसको क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। गुणनखंड का प्रमेय है। चलिए इसको थोड़ा सा और आपको हम समझा के तब चल। गुणनखंड का प्रमेय क्या होता है, फैक्टर थ्योरम। तो बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। क्या होता है फैक्टर थ्योरम, यदि कोई बहुपद px है, यदि किसी बहुपद px में, बहुपद px में x बराबर a रखने पर, x का मान a रखने पर जो बहुपद का मान आए, बहुपद का मान, बहुपद का मान क्या बन जाएगा, x की जगह a रख देंगे तो p ऑफ a, अगर ये 0 आ गया तो इसका यह अर्थ है कि x a को इस तरफ ले आइए, तो x माइनस a px का एक गुणनखंड हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। अब दूसरी बात समझिए, गुणनखंड तो हो गया, फिर से समझें कि कोई बहुपद px है, उसमें x बराबर a रख दिया जाए, x बराबर 2, x बराबर 3, x बराबर -1 इस बहुपद में px में रख दिया जाए, तो बहुपद का जो मान है वो शून्य आ जाए, बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर बहुपद का मान शून्य आ जाता है तो यह a को मान इस तरफ ले आइए, x माइनस ए उस px का एक गुणनखंड होगा। और इसका उल्टा भी सही है, उल्टा क्या है, x माइनस ए यदि px का एक गुणनखंड है तो p ऑफ ए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इसी नोटेड पॉइंट को हम आगे बढ़ा लेते हैं। कैसे कि यदि, इसको नोट में लिखेंगे, फैक्टर थ्योरम तो वही था, यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, तो अगर हम x माइनस ए को 0 कर लें तो क्या मिलेगा हमको, x बराबर a, अर्थात बहुपद में अगर हम x बराबर a रख दें तो पक्का है वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बात समझिए, ठीक है, कि x माइनस ए बहुपद में रखना है, यानी x बराबर a रखना है, तो क्या हो जाएगा, वो बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को प्यार से देखिए क्या कह रहा है, कितना प्यारा ये क्वेश्चन है। x माइनस 1 इसका क्या है, एक गुणनखंड है, तो k का मान बताइए, मतलब x माइनस 1 को हम क्या करेंगे, 0 करेंगे। चलिए इधर रख लेते हैं, x माइनस 1 को क्या करेंगे, 0 करेंगे, यानी x बराबर 1 मिलेगा। 1 उठाकर इसमें रखेंगे, 4 1 का क्यूब प्लस 3 1 का स्क्वायर
-4 1 प्लस के बराबर बराबर 0 होना चाहिए। बहुपद का मान रखने पर x का मान रखने पर बहुपद का मान 0 कर देंगे। 1 का क्यूब 1 ही होगा, 4 यहाँ 3 और यहाँ -4 प्लस के बराबर -4 प्लस 4 चला गया, 3 इस तरफ आएगा तो के का मान आ जाएगा -। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। समझ में आ रहा है अच्छे से? इसीलिए मैं पहले गुणनखंड प्रमेय बता दिया। 13 नंबर पे आइए, मैं फिर से बता दूं, जो बच्चे लेट से जुड़े हैं उनके लिए बता दूं कि मेरी आदत स्लो स्लो पढ़ाने की है, एकदम धीरे धीरे पढ़ाने की। मैं बहुत तेज नहीं पढ़ाता, चीज़ों को समझा के ही आगे बढ़ता हूँ। पता नहीं, मेरी ये नेचुरल आदत है और मैं इसको बदलना भी नहीं चाहता, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा फोकस होता है कि बच्चों को ये सवाल समझा देना। ठीक है? और ऑनलाइन में आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं, ये सुविधा है आपके पास। और तेज कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं। तो जो बच्चे ज़्यादा तेज तर्राक हैं, केवल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो स्पीड बढ़ा लीजिए। ठीक है? प्यार से इस सवाल, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो वृत्त की त्रिज्या बताइए। अगर कोई वृत्त है, ध्यान से देखिए, अगर कोई वृत्त है और उसमें उन्होंने कहा कि अगर इसकी त्रिज्या मान लीजिए r है, इसकी परिधि जो है, परिधि क्या होती है, यानी पथ की लंबाई, ये पथ की लंबाई 2πr होती है, नहीं होती 2π, और इसका क्षेत्रफल कितना होता है, πr², πr²। तो पाई से पाई कैंसिल कर दीजिए, ये दोनों बराबर थे, प्रश्न में लिखा गया है। और एक r से एक r को कैंसिल कर दीजिए तो r बराबर आपको मिल जाएगा। तो जब भी परिमाप यानी परिधि, परिमाप का मतलब होता है परिधि, बराबर हो किसके, क्षेत्रफल के, वृत्त का, तो हमेशा याद रखिएगा कि उसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी, उसकी त्रिज्या 2 होगी। क्वेश्चन नंबर 13 के बाद आते हैं 14 नंबर सवाल पे। आज का ये 14वां सवाल है। एक आदमी दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, उसके पश्चात पश्चिम की ओर 24 मीटर जाता है। आरंभ बिंदु से व्यक्ति अब कितनी दूर है? पहले तो देखिए हमको क्या बनाना पड़ेगा, दिशा सूचक। दिशा सूचक, दिशा सूचक कैसे हम कॉपी पे बनाते हैं, कुछ इस तरीके से, एक दूसरे के अभिलंबवत। अगर हम इस तरफ लिख देते हैं पूर्व, उसके जस्ट उल्टा लिखिएगा पश्चिम, ऊपर लिखेंगे उत्तर, तो नीचे लिखेंगे दक्षिण। जो अंग्रेजी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बता दें ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। न्यूज आप देखते हैं उसी से। अब इन्होंने क्या कहा है प्रश्न में कि 10 मीटर जाता है, किधर, दक्षिण की ओर। मान लीजिए यहां से स्टार्ट करता है और 10 मीटर कहाँ जाता है, दक्षिण की ओर, और फिर उसके पश्चात पश्चिम की ओर 24 मीटर जाता है। पश्चिम इस तरफ है ना बेटा, इस तरफ उस कितना गया, 24। अब आपसे कह रहे हैं प्रारंभिक बिंदु से अब कहाँ है, तो देखिए ये लंबवत बन गया, अभिलंब है। तो समकोण त्रिभुज में ये 10 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, 10 है 24 है तो कितना होगा, मान लीजिए x है। वैसे तो मैं अब डायरेक्टली भी कर सकता हूँ, लेकिन पाइथागोरस से अब समझा दे रहा हूँ। चलिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, यही होता है। 24 का होता है स्क्वायर 576, और 10 का स्क्वायर होगा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 676। 24 का 576 होता है और 10 का 676। थोड़ा कुछ गड़बड़ है क्या भाई, 24 ना हो के कुछ दूसरा है क्या? 10 मीटर जाता है, फिर पश्चिम में 24, हाँ पश्चिम में 24 जाता है, ये 10 है और ये 24 है, तो 576 और 676 एक्स स्क्वायर आ गया। अब ये देखिए किसका वर्ग है, मुझे लग रहा है 26 का है, हाँ 26 का वर्ग। चलिए कोई नहीं, एक्स बराबर, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो 26। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 14 के बाद 15 नंबर सवाल, कुछ पाइथागोरस थ्योरम पे ये भी सवाल है। क्या है, त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज लेना है तो हम पहले से ही त्रिभुज बना लेते हैं भाई, लेकिन समकोण त्रिभुज लेना है ना, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लेते हैं।
समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, जहाँ क्यू पर समकोण है, यानी क्यू अपना यहाँ रहेगा और पी क्यू आर यहाँ पे। पी क्यू बराबर 5 है, पी क्यू बराबर आपका कितना है 5 है। पी आर प्लस क्यू आर 25 है, यानी इसका और इसका जोड़ 25 है। तो ऐसा 25 वाला जोड़ कब आता है 12 और 13 करके, और ये पाइथागोरस त्रिक भी है 5 12 और 13। अब इतना तो याद होना चाहिए, क्या 3 4 5 ये याद होना चाहिए, 5 12 13 ये सिंपल सिंपल है, आपको याद होने चाहिए 5 12 13। अब कह रहे हैं साइन पी का मान बताइए, तो साइन पी का मतलब लंब बटे कर्ण, यानी साइन पी आपका क्या बन जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या है आर क्यू और बटे कर्ण क्या है पी आर, और ये आपका बनेगा 12 बटे 13। 12 बटे 13 इसका आंसर होगा, 12 बटे 13 ऑप्शन पर। 16वें क्वेश्चन पे आते हैं भाई। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। अच्छा, एक वृत्त ले लेते हैं, वृत्त पर एक स्पर्श रेखा भी खींच लेते हैं कहीं वाह्य बिंदु से, क्या हाँ वाह्य बिंदु से, वाह्य बिंदु क्या है बिंदु Q से, बिंदु Q से स्पर्श रेखा मान लीजिए यहाँ तक पहुँच रही है। स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है भाई 24 सेंटीमीटर। अच्छा, बिंदु Q से वृत्त के केंद्र की दूरी 25 सेंटीमीटर है। मान लीजिए वृत्त का केंद्र कहाँ है यहाँ पे है, और यहाँ से इसकी दूरी कितनी है 25 सेंटीमीटर, कितनी है 25 है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ से इसकी दूरी क्या है, अर्थात ये त्रिज्या होगी। मान लीजिए O है ये P है, ठीक है। तो हमेशा स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है लंब होती है, और ये आपको समझ में आ गया कि 24 और ये आर स्क्वायर बराबर 25 पाइथागोरस थ्योरम से। 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका 25 का स्क्वायर माइनस तरफ ले जाइए। मान लीजिए आपको 25 और 24 का स्क्वायर नहीं पता है, तो आप जल्दी से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकाल सकते हैं। क्या एक डिब्बे में जोड़ेंगे एक डिब्बे में घटाएंगे, जोड़ेंगे तो 49 आएगा और घटाएंगे तो 1 आएगा, और 49 7 का वर्ग होता है, मतलब आर का मान आपका क्या आ गया 7। त्रिज्या के का ही मान पूछा गया था, अर्थात आर का मान क्या आ गया 7। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, मैं फिर से पानी पी लेता हूँ, पानी पीना बहुत ज़रूरी होता है। हाँ भाई, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 16वां हो गया है, अब आते हैं 17वें पर। 17वां क्वेश्चन, 17वें क्वेश्चन में आप समझ लीजिए लॉग का क्वेश्चन है। लॉग आपको बहुत कम पढ़ाया जाता है ही नहीं 9th और 10th के सिलेबस में, लेकिन क्वेश्चन पॉलिटेक्निक में आता है, एक क्वेश्चन तो आता है। तो आप लॉग के बारे में थोड़ा सा इधर जानकारी ले लीजिए। ए के पावर अगर यक्स बराबर पी लिखा हुआ है, ए के पावर यक्स बराबर पी लिखा हुआ है, घातांकी रूप है ये क्या है घातांकी रूप है। अगर हम लॉग लिखते हैं तो क्या लिखेंगे लॉग ऑफ पी, यानी जो मान रहता है उसका हम लॉग लेते हैं। बेस क्या होगा वही बेस होगा, छोटा सा बेस लिखते हैं, और बराबर आपका जो घात रहता है वही आ जाए। इस लाइन को हमको याद रखना होगा, इस तरीके से लॉग लिखा। अगर लाग को घातांकी रूप में और घातांकी को लाग रूप में बदलना चाहते हैं तो ये तरीका आपके लिए बेस्ट होगा, इससे ज़्यादा दिमाग न लगे। ये घातांकी रूप है, ठीक है, और ये आपका लॉग रूप है, लघुगणक, लघुगणक का रूप है। और इन दोनों रूपों को आपस में बदलना सीख लीजिए। ए के पावर एक्स इक्वल टू पी है, तो आप इस तरीके से, जैसे 2 के पावर 3 लिखा हुआ है बराबर 8 होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 8 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 3। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, इंग्लिश में पढ़ना आसान होता है और हिंदी में थोड़ा सा पढ़ने में कठिनाई व्यक्त होती है। बात को समझ, यहाँ पे हिंदी आसान है ना, हिंदी बोलना कठिन है। भाषा में बोलना जो आपको कठिन लगता है वो सबसे आसान है। कैसे देखें यहाँ 2 के घाते 3 बराबर 8 पढ़ेंगे हिंदी में,
और इसको अगर हम हिंदी में पढ़ेंगे तो कहेंगे 8 का लघुगणक आधार 2 पर 3 होता है। लेकिन अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो इसको कैसे हैं, 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। इसमें कहेंगे log ऑफ 8 एट द बेस 2 इज इक्वल टू 3। आसान है। तो इसका मतलब है यहाँ बेस के पावर 3 इज इक्वल टू 8 होगा, log हटेगा तो। वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही करते हैं, 5 टू द पावर x इज इक्वल टू 0.04। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, 4/100 लिख सकते हैं, या दूसरे शब्दों में 1/25 लिख सकते हैं। और 25 को 5 के घाते 2 लिखते हैं, 5 के घाते 2, और ये आया 5 के घाते x। 5 के घाते 2 ऊपर जाएगा तो क्या लिखेंगे, 5 के घाते -2। अगर आधार की तुलना कर लें, आधार बराबर है तो घात भी क्या होगा, बराबर होगा, तो x बराबर -2 इसका सही जवाब आ जाएगा। x बराबर -2 इसका सही जवाब आएगा। 17 के बाद 18 नंबर सवाल पे आते हैं। अभी 18 नंबर दिए गए चित्र में, अब चित्र तो दिया नहीं है लेकिन हम बनाएंगे। चित्र हो सकता है टाइप नहीं हुआ है, लेकिन बनाएंगे भाई हम, ऐसा नहीं छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि एक 90 अंश दिख रहा है तो एक समकोण बना लेते हैं। और समकोण किस पर है, ए बी सी, यानी बी यहाँ पर है और ए कहीं यहाँ पे ले सकते हैं या यहाँ पे ले सकते थे। ए सी 15 है, ए सी कितना है, 15 है। ए बी 12 है, ए बी 12 है। और बी सी आपको निकालना है, ठीक है। तो 15 12 तो पक्का है, मुझे लग रहा है, चलिए छोड़िए, एक्स लीजिए। हाँ, ये क्या है, 4 गुना 3 है। अब दिमाग लगा के हम कर सकते हैं, 4 गुना 3 है, और ये क्या है, 5 गुना 3 है। ये पक्का है 4 गुना 3 होगा ना भाई, नहीं ये 4 ले लिए हैं तो 3 गुना 3 होगा, यानी 9 आएगा। और देखिए दिमाग लगा दिए, कैसे कैसे, यही तो ट्रिक है। देखिए 4 3 और 5 का बनता ही है, 3 4 5, सब में 3 का गुणा हुआ है, तो इसमें भी 3 का गुणा हुआ होगा, 3 त्रिक 9, इसका सही जवाब आ जाएगा। जो बच्चे नहीं समझ पाए थे उनके लिए बता दें कि इसकी वैल्यू अगर x लिया है तो x² प्लस 4 का 12 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर लिखेंगे। यानी x² बराबर क्या हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। एक डिब्बा में जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, और घटाएंगे तो 3 आ जाएगा। 27 3 81, 81 मतलब 9 का स्क्वायर होता है, यानी x² बराबर 9 का स्क्वायर, यानी x बराबर 9। पूरा हल करिए ना आप, स्टेप बाय स्टेप। लेकिन ये तरीका भी था, ट्रिक था, तो ट्रिक से भी कर सकते हैं, मतलब बीपी रूल से भी कर सकते हैं। बीपी रूल क्या कहता है, एकदम फास्ट तरीके से। 19वां सवाल देखें, ये तो सीधा जवाब दे सकते हैं। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है। देखिए किसी भी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होती है वो 1 से छोटी और 0 से बड़ी होती है। ये संभावना 100% वाली होती है, और ये न होने की संभावना होती है, यानी होगा ही नहीं। तो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, 0 होगी। ये तो फार्मूले से ही हो गया सीधा, अगर आपको फार्मूला आता है तो काम खत्म। संख्याओं की एक सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसका n वां पद 3n + 2n + 3 है, ऐसे कह सकते हैं कि tn क्या है, 2n + 3 है। अब देखिए चूंकि ये रैखिक है तो पक्का है, यहाँ लिखा नहीं गया है सूची में, लेकिन है समांतर श्रेणी, क्योंकि n में रैखिक समीकरण है। जब भी कभी किसी श्रेणी का n वां पद n में रैखिक समीकरण होता है तो वो समांतर श्रेणी होता है, इतना आप याद रखिएगा। अगर n बराबर 1 रखें तो पहला पद मिल जाएगा, यानी t1। 1 रखेंगे, 2 गुना 1 धन 3, 3 1 का 3, सॉरी 2 1 का 2 1 3 5, यानी पहला पद आपको a से दिखाते हैं तो 5 मिल गया। n बराबर अगर 2 रखते हैं तो t2 बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 धन 3, 2 दूनी 4 3 7 हो जाएगा। पिछले में से अगले घटा दे तो डिफरेंस आ जाता है, d बराबर 7 में से 5 गए 2 आ गया। 24 पदों का योग चाहिए इनको, यानी SN का फार्मूला होता है n/2 कोष्टक में 2a + n - 1 × d। n 24 रखिए, s 24 का मान आ जाएगा, 24/2 कोष्टक में
2, ए का मान 5 और एन का मान 24 था, 24 में से गए 23 और गुना डी का मान कितना है 2 है। चलिए तो बंधुओं, भाई बंधुओं, 2 से 2 काट देंगे। अब एक बच्चा कहता है सर जी 1 2 से 2 2 कैसे काट दिए? भाई मेरे 2 कॉमन हम ले लिए बाहर और 2 से 2 काट दिए, ठीक है। अब हम गुणा कर लेते हैं, तो बाहर 24 बच्चा और 23 5 28, 28 और 24 का गुणा करेंगे तो 8 पंचे 40 इकाई पे 23, कुछ गड़बड़ हुआ क्या भाई? 23 और 5 28 24, 28 और 8 चौक 32, इकाई पे 2 आएगा, लेकिन इकाई पे 2 तो 3 ऑप्शन में दिख रहा है। तो 24 का 30 बार ले जाएं, 24 3 यहाँ 720 होता है और 2 बार घटा दीजिए, 24 दूना 48 घटा दीजिए। अब 48 घटा देंगे तो 672, 672। ये अपने घटाने का यूनिक तरीका है, डायरेक्ट आप गुणा कर सकते हैं 24 और 28 का, 672 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 21, 21वां सवाल। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर, क्योंकि जो क्षेत्रफल होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है, पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 7.5 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर विमाओं की पेंट की जाने वाली ईंटों की संख्या बताइए। चलिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, मतलब हमारे पास पेंट है और हम क्या कर रहे हैं, उसको, उस पेंट से हम क्या बना रहे हैं, ईंट को कलर कर रहे हैं। चारों तरफ उसके ईंट ले लिए हैं, ईंट को कलर कर रहे हैं, जिसमें आपको पता है कि लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है और ऊंचाई कितनी है, ठीक है। हाँ स्क्वायर होगा, हाँ। तो पहले तो हम ईंट ले लेते हैं। ईंट बनाना आपको आना चाहिए, आपको भट्ठा थोड़ी बनाना है ईंट, आपको ईंट बनाना है यहाँ पर, ठीक है। सर जी पहले से बना कर रिकॉर्ड किया करिए, टाइम बर्बाद करते हैं। इतना टाइम का अगर आप ध्यान देते ना तब तो मज़ा आ जाता। टाइम का इतना ध्यान देते कहाँ हैं? देखिए ये लंबाई और ये आपकी चौड़ाई और ये जो खड़ी वाली है वो ऊंचाई है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको गिनना है, मतलब कलर करना है, ठीक है। तो कलर करना है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है S बराबर 2 ब्रैकेट में LB BH और HL, लाल बहादुर, बहादुर हरिजन, हरिजन लाल, HL। और यही पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना पेंट करेगा, इतना पेंट करेगा, 9.375। अच्छा ये मीटर स्क्वायर में है और 1 मीटर स्क्वायर जो अगर हम कन्वर्ट करें तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आप याद रखिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में डायरेक्ट 10,000, एक के सामने 4 जीरो। हाँ भाई वैल्यू रखना शुरू करिए। 2 ब्रैकेट में 22.5 में 10 का गुणा करेंगे 225 आ जाएगा। अब 10 का गुणा 7.5 में करेंगे 75 आ जाएगा। अब 7.5 का 22.5 में करेंगे, छोड़िए 45/2 का गुणा इसमें करिए, 45/2 का गुणा आप 15/2 में करिए, बात तो एक ही हुई। 45 का आधा 22.5 और 15 का आधा 7.5। अच्छा यहाँ गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 9,375 और 1 जीरो बढ़ जाएगा, 0.4 स्थान इधर भाग जाएगा, कोई नहीं, ये 300 हो जाएगा और ये 4 से अगर 300 में गुणा करेंगे तो 1200 प्लस 45 का 15 में, 15 चौका 60, 25 75, 15 चौका 60 और 7 67 बटे में 4 ये रहेगा और गुणे में 2, तो 2 से 2 काट दीजिए, 2 दूनी 4 और यहाँ 9,375 1875, 12 6 1875, 1875 से ये डायरेक्ट कटेगा, देखिए ध्यान से, 1850 18 90 5 बार में, यानी 1 जीरो और 50। तो यहाँ पे देखिए ये एक ईंट का था
ये एक ईंट का क्षेत्रफल था, माना कितने ईंट लगेंगे, n ईंट लगेंगे, n का गुणा होगा, सब में n का गुणा होता चला आएगा, यहाँ पर भी n हो जाएगा। तो आपको n की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 50 दूना 100 ईंट होंगे। सर जी इतना समय लगेगा कैलकुलेशन में? नहीं, ऐसा नहीं है, आप अभ्यास में रहेंगे थोड़ा तेज हो जाएगा, मुझे तेज करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। आप मुझसे तेज ना करवाइए, आप खुद करिए। यह त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF में AB अपान डी, BC अपान EF, AC अपान DF बराबर 5:7 हो तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। सिंपल सा तरीका अप्लाई करिए। अगर दो त्रिभुज हम कह दें कि दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज ये सामने मैं लिख रहा हूँ, इसका थोड़ा सा कलर मैं चेंज कर दे, ठीक है। दोनों क्या हैं, समरूप हैं, समरूप हैं ABC, और कौन है PQR। दोनों समरूप हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या निकल के आएगी, सबसे बड़ी चीज निकलेगी कि AB बटा AB BC और CA ऊपर लिखिए, और PQ QR और RP नीचे लिखिए। इसका जो अनुपात होगा वो बराबर होगा, और यही बात आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है, कितना 5:7 यानी 5/7। तो ये एक बात याद रखिएगा कि ये कोण भी बराबर होंगे, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ, बाकी ये लिखने की जरूरत आपको इस क्वेश्चन में नहीं है, इसका जवाब सीधा 25/49 आंसर आएगा, ठीक है। मुझे पता है 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, लेकिन पूरा स्पष्ट बताना जरूरी है कि दोनों अगर समरूप हैं तो उस अवस्था में एंगल P, एंगल Q और एंगल R तीनों बराबर होंगे। रेशियो भुजाओं के अनुपात बराबर हैं तो उनके संगत कोण बराबर होंगे, और उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कहें और त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल कहें तो उनकी भुजाओं के अनुपात, वर्गों के अनुपात, वर्ग कर दीजिए भुजाओं का, 5/7 यहाँ है, इसका वर्ग कर दीजिए यानी 25/49 के बराबर होगा, ठीक है। ये लाइन याद रखिएगा, हर एक सवाल में समरूप त्रिभुज से 2 से 3 सवाल पूछे जाते हैं, कम से कम 2 सवाल आते हैं। 23 नंबर देखिए, यदि 5 tan x बराबर 4, कितना है भाई 5 tan x बराबर 4, मतलब tan x बराबर कितना हो गया 4/5, मतलब sin x बटे cos x। सर जी सवाल नहीं पढ़े, आप छापाखोरी पे लग गए। अरे सिंपल है, tan है तो sin cos में कन्वर्ट करेगा तभी तो ये आएगा। अब देखिए sin x की जगह 4 और cos x की जगह 5, sin x की जगह 4, यहाँ देखिए sin की जगह 4 और cos की जगह 5 लिख देंगे, ऐसा सभी टीचर बता देते हैं, लेकिन हम तभी बताएंगे जब आपको पुख्ता सबूत मिलेगा। क्या है, हमेशा पुख्ता सबूत तभी मिलेगा जब ऊपर वाले की घात साइन कास में और नीचे वाले की साइन की कास की घात समान हो। यहाँ देखिए साइन की और कॉस की एक एक घात है, यहाँ भी एक एक घात है, तभी ये ट्रिक लगेगा, हमेशा नहीं लगेगा। अगर यहाँ घात 2 कर दे तो ये ट्रिक नहीं लगने वाला, याद रखिए ऊपर की घात और नीचे घात बराबर होनी चाहिए। तो साइन की जगह 4 रखिए, 5 गुना 4 माइनस 3 गुना 5, और ये बटा 5 गुना 4 प्लस 2 गुना 5, 5 चौके 20 में से 5 घटाएंगे 5 आएगा, 5 चौके 20 और 10 30 हो जाएगा, 1/6, इसका जवाब सही है 1/6, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है भाई, देखें 24 को देखें, कह रहे हैं समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो आसन्न कोणों के अर्धक एक दूसरे पर प्रतिच्छेद करते हैं। वैसे तो ये आपको रटा होना चाहिए, लेकिन नहीं रटा है तो भी हम आपको रटा दे रहे हैं। कैसे, जरा देखिए, एक समांतर चतुर्भुज बना दिया आपके सामने और इनके अर्धक की बात हो रही है। देखिए इसके अर्धक मान लीजिए ये है, कलर चेंज कर देते हैं, इसका अर्धक ये है और इसका अर्धक ये है। चलिए ए बी सी समांतर चतुर्भुज है ABCD,
मान लीजिए इसके अर्धक पी पर यहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, पी पर। अर्धक का कहने का मतलब होता है ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। अर्धक का अर्थ ये है कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे, दोनों बराबर होंगे। अर्थात ये अंदर वाला a/2 है, ये अंदर वाला b/2 है, और यही आपसे पूछा जा रहा है। मान लीजिए ये x है और ये आपका a/2 है और ये क्या है, b/2। त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल क्या होता है, x प्लस a/2 प्लस b/2 बराबर 180 होता है। और सर जी हम एक बात और जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में एंगल ए अगर कोई कहता है और एंगल बी अगर वो संलग्न है, आसन्न या असंलग्न है, तो उनका योगफल 180 होता है। अगर दोनों तरफ 2 से भाग दे दें तब तो 90 होता है, और क्या, तो 90 हो जाएगा। और इसकी जगह अगर 90 आ गया तो x प्लस 90 बराबर 180। 90 उस तरफ चला गया तो यानी x बराबर 180 माइनस 90 यानी 90 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। बात क्लियर है? कैसे आया इसको भी हम प्रूफ कर दिए। ऐसा नहीं है कि केवल डायरेक्ट हम 90 रट लिए। आसन्न कोणों के अर्धक जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वो 90 डिग्री पर करते हैं। 25 नंबर पे आते हैं भाई। यदि a प्लस बी बराबर 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 58, तो a क्यूब और प्लस बी क्यूब का मान बताइए। जैसे जो निकालना है उसको पहले देख लें, a क्यूब प्लस बी क्यूब, उसके लिए चाहिए हमको a प्लस बी, और इस तरफ चाहिए ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। मुझे ए बी नहीं पता है, ए बी निकालने के लिए क्या करते हैं, a प्लस बी बराबर आपके सामने 10 दिख रहा है, वर्क कर दीजिए दोनों पक्षों का। तो यहाँ भी वर्क कर देते हैं और यहाँ भी कर देते हैं। a प्लस बी का वर्क क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 10 दहम्मा 100। ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 58 आपके सामने दी गई है, 58 प्लस 2ab बराबर 100, यानी 2ab बराबर 100 में से 58 घटा दीजिए, उस तरफ जाएगा तो 62 नहीं 42 आ जाए, 2 से काट दीजिए तो ए बी बराबर 21 आ गया। अपने काम की चीज़ आ गई, ए बी बस नहीं पता था। ए प्लस बी की जगह 10 रखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे 58, और उसमें से 21 घटा दीजिए ए बी का मान। 21 घटाने पर क्या आ जाएगा, 8 में से 1 गए 7, 5 में से 2 गए 3, और 10 का गुणा करेंगे 370। धारा 370, धारा 370 हट गई ना भाई। 26 नंबर है। यदि tan x प्लस कॉट एक्स बराबर 2 है और tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स का मान निकालना है, तो मैं कहूँगा दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। क्या मिल जाएगा, tan स्क्वायर एक्स प्लस कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 2 tan एक्स कॉट एक्स बराबर 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4। tan x और cot x की वैल्यू क्या होती है जरा बताइए मुझे। tan x और cot x का मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा, 1 होगा। क्यों होगा 1, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत हैं। हाँ भाई, मैं लिखने में टाइम व्यस्त कर रहा हूँ आपका, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप भी इतना करेंगे। अब बस tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर दिमाग में रखेंगे, 2 को उस तरफ ले जाएंगे तो 4 में से 2 गए, 2 आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर सवाल देखिए। यदि 2x प्लस 1/3x माइनस 2 बराबर 9/10 हो तो x का मान बताइए। इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे, 2x प्लस 1/3x माइनस 2 बराबर 9/10, अर्थात 10 का गुणा इधर करेंगे तो हो जाएगा 20x प्लस 10, और 9 का गुणा इधर करेंगे तो 27x प्लस माइनस 18। 20x उस तरफ जाएगा तो 7x होगा, और माइनस 18 इधर आएगा तो 28 होगा। 18 और 10 28, 7 चौके 28, x बराबर क्या आ गया, 4, ऑप्शन नंबर डी। 28 नंबर सवाल देखें। सीमा और डाल 2 मित्र हैं, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों का जन्मदिन एक ही दिन हो लीप वर्ष को छोड़कर। लीप वर्ष नहीं है तो साधारण वर्ष में, साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने, 365 दिन होते हैं। ठीक है भाई, कितने होते हैं, 365 दिन।
और सीमा और डॉल हैं, अगर सीमा और डॉल दोनों का जन्मदिन और डॉल का जन्मदिन एक ही दिन हो गया, क्या हो गया, एक ही दिन हो गया, 365 दिन में एक ही दिन इन्होंने ले लिया, एक दिन ले लिया, तो बाकी के दिन कितने बचेंगे, 364, और 364 और टोटल कितने दिन थे, 365। तो यही इसकी प्रायिकता होगी कि दोनों की जन्मतिथि एक ही दिन होने की क्या प्रायिकता है कि एक ही दिन कर देंगे, तो सीमा और डाल एक ही दिन बर्थडे मना लेंगे, तो बचेगा कितना, 364 दिन पे उनका बर्थडे नहीं होगा, तो उनके एक ही दिन होने की संभावना क्या है, 364/365। क्यों, बचे हुए 364 दिनों में वो कोई भी दिन हो सकता है, एक को पकड़ के एक दिन बैठा दीजिए, बाकी डॉल को भी उसी दिन रखना पड़ेगा, तो बाकी के बचे हुए 364 दिन पे तो उनका बर्थडे हो नहीं सकता, क्योंकि दोनों का एक ही दिन बर्थडे होना है। ठीक है, 28, 29 नंबर पे आ जाइए। रेखाएं x बराबर 3, x बराबर y तथा x अक्ष से प्राप्त त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। देखिए इसको बहुत अच्छे ट्रिक से बताएंगे हम, ज़्यादा मेहनत लेते हुए नहीं काम करेंगे। ये देखिए x अक्ष है और ये y अक्ष है, ये ओरिजिन है। अब क्या कह रहे हैं, x बराबर 3, x बराबर 3, मान लीजिए ये रेखा क्या है, x बराबर 3 है, क्या है, x बराबर 3 है, मतलब यहाँ से इसकी दूरी क्या है, 3 है। ठीक है, और क्या है, x बराबर y, x बराबर y वाली जो रेखा होती है वो मूल बिंदु से होकर जाती है, कहाँ से होकर जाती है, मूल बिंदु से होकर जाती है, तो मूल बिंदु से होकर जाती है तो ऐसा ही होगा। अच्छा ये बताइए कटान बिंदु कितना होगा, कटान बिंदु होगा इन दोनों का कटान, यानी x बराबर y है ना, ये तो x जो है 3 है तो y बराबर भी 3 होगा, यानी 3 कामा 3 होगा, यानी ये भी ऊंचाई कितनी है, 3 है, ये 3 है तो ये भी 3 है, समकोण त्रिभुज बना ही रहा है। इसी का क्षेत्रफल तो आपको निकालना था, क्षेत्रफल आपको किसका निकालना था, क्षेत्रफल अगर मैं कहूं तो आपको यही निकालना था, जितना मैं कलर कर रहा हूं, ये वाला भाग आपको इसी का क्षेत्रफल निकालना था। चलिए छोड़िए, ऐसे कर दे, ये छायांकित वाला, जितना छायांकित किए हैं वही भाग का क्षेत्रफल हमको क्या करना था, निकालना था। सही है, तो क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2, आधार, आधार कितना है 3 और ऊंचाई भी 3 है, 3 त्रिका 9/2, इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 9/2 वर्ग इकाई, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन 30 नंबर पे आते हैं और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल इतना है, तो उसके बताना है। देखिए बहुत आसान है, यहाँ नोट पहले करा देते हैं फिर उसके बाद नोट में याद रखिएगा। यदि अल्फा तथा बीटा किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण के मूल हैं, तो बात याद रखिएगा, एस जो कहते हैं, एस मतलब जोड़ होता है अल्फा प्लस बीटा, और पी माने प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा, तो ये बात सही होगी। और दूसरी बात समीकरण क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, जहाँ यस क्या है, मूलों का योग, ये क्या है, मूलों का योग, ये मूलों का योग है और ये मूलों का गुणनफल है। जो बच्चे अभी तक नहीं सीखे थे उनके लिए है ये, थ्योरी पढ़ाते हुए हम निकल रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कराने का हमारा कोई टारगेट नहीं है। डायरेक्ट हम कराएंगे तो आपका आंसर जरूर आ जाएगा बेटा, लेकिन आपको समझ में नहीं आने वाला। ठीक है, चलिए रहने दीजिए इसको। ये आपका हाँ, ये आपका फार्मूला बन गया, समीकरण बन गया, और ये आपका मूलों का योगफल और ये मूलों का गुणनफल। ठीक है,
बढ़ते हैं आगे। आपके सामने क्या दिया था इस क्वेश्चन में? मूलों का योगफल और गुणनफल, यानी s दिया है आपका -3 और p कितना दिया गया है 2। तो समीकरण क्या आएगा? समीकरण द्विघात समीकरण की बात अगर करें तो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स यानी -3x प्लस p 2 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2 बराबर 0। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब होगा। समझ में आया? तो मेरे प्यारे बच्चों, इतनी मेहनत आपके साथ की जा रही है तो ज़रूरत है चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। सर सब्सक्राइब करने के लिए क्यों कह रहे हैं? सब्सक्राइब इसलिए कह रहे हैं, सब्सक्राइब इसलिए कह रहे हैं कि आप चैनल पे डायरेक्ट आ जाइए। ठीक है, ये चैनल है कंपटीशन के लिए, विपुल मैथ्स के नाम से। अच्छा, साथ ही साथ शेयर करिए, शेयर करना जरूरी है, अपने मित्रों में शेयर जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। 2 चैनल है, एक है, पहला है आपका विपुल मैथ्स के ही नाम से, विपुल मैथ्स के नाम से ही है यूट्यूब पर। ये कंपटीशन वालों के लिए है, प्रतियोगी छात्रों के लिए, जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी प्रेजेंट में, सभी प्रतियोगी छात्र, ये कंपटीशन पॉलिटेक्निक कंपटीशन में जाता है। और दूसरा है आपका विपुल मैथ्स ही सर्च करिएगा, स्पेस मत दीजिएगा, विपुल और मैथ के बीच में स्पेस देंगे जो कि है भी नहीं, गणित और विपुल के बीच में कभी गैप नहीं है। तो विपुल मैथ्स ब्रैकेट क्लोज 6 to 12th, स्पेलिंग सही लिखिएगा तभी आपको चैनल डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लाखों करोड़ों चैनल हैं आपके सामने, यूट्यूब पर लाखों करोड़ों चैनल। तो ये एकेडमिक क्लास के लिए है, कक्षा 6 से लेके 12 तक के बच्चों के लिए गणित हम सिखाते हैं इस चैनल पे, और कंपटीशन पर विपुल मैथ्स के नाम से। ओके, तो मैं, और ये @विपुल मैथ्स है, यूट्यूब पे दिखाई दे रहा है आपको। मिर्जापुर वाले गुरुजी नाम से टेलीग्राम चैनल है, जिस पर इस क्लास की पीडीएफ, ये जो क्लास मैं अभी पढ़ा रहा हूँ पूरा, इसकी पीडीएफ आपको, जो मैं सॉल्व किया हूँ इसका पीडीएफ भी मैं आपको क्लास नोट्स दे दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं शाम को 4 बजे। लाइव तो नहीं आ पा रहे हैं, यदि आप लोग लाइव कहेंगे तो लाइव की भी व्यवस्था करेंगे, लेकिन अभी हम रिकॉर्डेड केवल इसी फॉर्मेट के लिए किए हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी तेजी से हो सके, कोई भी बात बहुबात ना हो, डायरेक्ट आपकी पढ़ाई हो, क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दिन है नहीं। एग्जाम आपका 13 जून से, ये देखिए मैं आपको दिखाया भी हूँ शुरू में ही कि 13 जून से 20 जून के मध्य आपका एग्जाम होने वाला है। सीबीटी एग्जाम परीक्षा की तिथि आ गई 13 जून से 20 जून तक के बीच में। तो हमको तैयारी एकदम परफेक्ट रखनी है, जिससे कि हमारा रैंक बेहतर से बेहतर हो। मैं कहूँगा बेटा, जब 13 जून से पहले 12 जून तक मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा, उनको अगर आप तैयार करके जाते हैं और आपको 50 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन हमारे नहीं मिलते हैं, तो आप बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, अगली क्लास में जरूर कमेंट कीजिएगा, सर आपके क्वेश्चन मिलते नहीं हैं। इतना कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह रहा हूं क्योंकि इतने दिनों का अनुभव रहा है, हर एक क्वेश्चन को देखते हुए आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ओके।